हाँ जी, नमस्कार। आज की जो क्लास होगी इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म जो है इसके शॉर्ट नोट्स को अपन डिस्कस करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है ये जिसमें हम आप नीट के लिए, जेई के लिए, नर्सिंग एंट्रेंस के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए, जितनी भी एग्ज़ाम्स उन सब के लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और इसको अपन देखो, इसको तुरंत करने के बाद में आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम 100 जो क्वेश्चन आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पे आप करेंगे ताकि आप अच्छे कंसेप्ट में क्लियरिटी आई। करते हैं बात बायो सावर्ट नियम की। फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट। पॉइंट पी पे है ना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है डी बी इक्वस टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे आपको देखो एक दे रखा है, देखो एक करंट कैरिंग वायर आपको दिखाया गया है, इसे आर डिस्टेंस पे और थीटा एंगल पे है ना एक पॉइंट पी है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है आई डी एल वैक्टर के कारण, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपको बताइए अभी। आई बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अब देखो इसमें आगे चलते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या होगी इसकी, तो वेक्टर जो फॉर्म होगी ना वो आपको ध्यान रखनी है। डी बी वैक्टर बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन आर क्यूब, आई डी एल वैक्टर अपॉन आर वैक्टर इंटू आर क्यूब। देखो इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर आर कैप रखोगे आप यहाँ पे तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा। म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल वैक्टर आर कैप बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसको खोलोगे आप वैक्टर को तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। इस हिसाब से ये बायो सावर्ट का नियम हो जाएगा। बायो सावर्ट का जो लॉ है, फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू मूविंग चार्ज की वजह से है ना सेम टू सेम है म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्यू वी बी साइन थीटा। देखो इस पॉइंट पे मूविंग चार्ज की वजह से क्यू वी साइन थीटा, देखो म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। देखो आई डी एल की जगह तो हो जाएगा ना, आई डी एल की जगह तो जाएगा क्यू, हाँ आई की जगह तो जाएगा क्यू और डी एल की जगह हो जाएगा वी। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो मूविंग चार्ज है जो वी वेलोसिटी से जा रहा है, इसकी वजह से इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ओके इसकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर वहाँ पे था म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर ऐसे था। तो यहाँ पे क्यू वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बटे आर क्यूब। और आगे बात करें तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्यू वी वेक्टर क्रॉस आर कैप बटे आर स्क्वायर। आर कैप करेंगे तो यहाँ पे ना आर स्क्वायर आ जाए नीचे, यहाँ पे ऐसे करेंगे तो वेक्टर फॉर्म को खोलेंगे तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये बायो सावर्ट का नियम है। अब देखो टाइप है, रिजल्ट है और उसके फिगर हैं यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं ना। देखो आपको यहाँ पे कोई फाइनाइट लेंथ का वायर आपको दिखाया गया है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फाइनाइट लेंथ का वायर है जिसकी इस पॉइंट से ना इधर तो θ1 एंगल बन रहा है, इधर θ2 एंगल बन रहा है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है और इससे ये डी डिस्टेंस पे है। तो इसमें देखो इसके के अंदर फाइनाइट लेंथ के जो वायर है, देखो फाइनाइट लेंथ के वायर के कारण जो है ना पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, बी पी बराबर म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी। बी पी बराबर म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी, इसको फिक्स कर लो आप, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। देखो अब आगे क्या करते हैं, देखो इस फॉर्मूले को अपने को गांठ बांध लेनी है। इस बी पी बराबर म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। देखो आगे इसमें सेकंड केस देखते हैं। इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो देखो यहाँ पे है ना इनफाइनाइट लेंथ का वायर है ना, जैसे मान लो यहाँ तक होता तो देखो जैसे जैसे आप दूर जाओगे ना एंगल अब बढ़ता जाएगा साइन θ1 और θ2। इनफाइनाइट का तो बिल्कुल ऐसे खड़ी हो जाएंगी लाइनें, बहुत दूर है मतलब तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, θ1 θ2 की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो अपना जो फॉर्मूला हो ना बीपी बराबर क्या था, बीपी बराबर था म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी
साइन थीटा 1 साइन 90 प्लस साइन थीटा 2 साइन 90। तो देखो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो एक रह के हो गया 2, तो इसको 2 से गुणा करेंगे ना तो ये 402 चाहिए, तो म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई डी आपका आंसर आ जाएगा। तो बीपी की जो वैल्यू आ जाएगी म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई डी, इनफाइनाइट लेंथ वायर की वजह से। इसके बाद में सेमी इनफाइनाइट है, तो देखो सेमी इनफाइनाइट है ना, तो देखो आप देख सकते हो, सबसे पहले चित्र में देखेंगे अपन, सेमी इनफाइनाइट है, ऊपर वाला तो इनफाइनाइट है लेकिन ये इनफाइनाइट नहीं है। इधर थीटा 1 मान लेते हैं एंगल, इधर थीटा 1 मान लेते हैं, तो देखो एक तो जाएगा साइन 90, एक थीटा 1, ऐसे कैसे थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा मान लेते हैं। तो देखो अपने सेमी इनफाइनाइट लेंथ के जो वायर है उसके कारण से ना बिंदु पी पर मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी। एक साइन 9 एक की जगह तो रखेंगे साइन थीटा 1 की जगह तो साइन थीटा, और साइन 90 की जगह हो जाएगा 1। इसके बाद में आगे बात करते हैं नियर द एंड ऑफ सेमी इनफाइनाइट वायर। देखो नियर द एंड ऑफ सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब आधा ही तार है आपके पास, है ना, आधा ही तार है इधर। एक तार थीटा 1 की जो वैल्यू हो 0 हो गई, है ही नहीं थीटा 1, मतलब नीचे का तार है ही नहीं, तो थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी 0। थीटा 2 की सेमी इनफाइनाइट बोल रहा है, तो थीटा 2 की वैल्यू जाएगी 90, है ना। तो इस कंडीशन में देखो साइन 0 की तो 0 वैल्यू और साइन 90 की वैल्यू, तो म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई दिया जाएगा सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से। नियर एंड पॉइंट, नियर एंड ऑफ फाइनाइट वायर। देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वो इनफाइनाइट की जगह नियर एंड ऑफ फाइनाइट वायर की बात करेंगे। देखो ये जो इनफाइनाइट तक था ना पहले, ये पहले जो इनफाइनाइट तक था तो अपन 90 ले रहे थे इसको, अब ये केवल कोई फाइनाइट पे है, तो नीचे वाला तो 0 है, आधा ही वायर है, तो म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा, ऐसे हो जाएगा। जैसे आगे चलते हैं, आगे अपन बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये आपको सर्कुलर लूप दिख रहा है, करंट कैरिंग ये सर्कुलर लूप दिख रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी। तो इन करंट कैरिंग जो लूप है इसकी वजह से है ना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सेंटर पे, तो बी बराबर म्यू नोट आई अपॉन 2 आर, बी बराबर म्यू नोट आई अपॉन 2 आर। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, अगर नंबर ऑफ टर्न आपको एक से ज़्यादा है तो म्यू नोट आई अपॉन म्यू नोट एन आई अपॉन 2 आर, ऐसे हो जाएगा म्यू नोट एन आई अपॉन 2 आर। देखो एक्चुअल में जो है ना ये कोई जैसे कोई कोइल है, इस पे अक्ष पे, इसके अक्ष पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है ना वो B इक्वल्स टू होता है, कोई कोइल है जैसे मान लो इससे x डिस्टेंस पे है ये और इसकी रेडियस r है, तो B की जो वैल्यू होगी ना म्यू नोट आई आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसे कुछ फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे इसके अक्ष पे लेंगे तो x की वैल्यू 0 करेंगे ना, तो म्यू नोट आई अपॉन 2 आर आ जाएगा। अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न है तो बी नोट बराबर म्यू नोट एन आई अपॉन 2 आर, एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये आ गया ना, यहीं पे फॉर्मूला आ गया। देखो मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल, एक्स पे निकालना है तो बी एक्स इक्वस टू, एक बार तो आप एन को तो भूल जाओ, नंबर ऑफ टर्न को बता रहे, म्यू नोट आई आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, या कह सकते हैं बी नोट साइन थीटा क्यूब। देखो यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू है आपको इस करंट को कोइल में दिख जाएगा आर बटे आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो ये कोइल तो आपको दिख रही है, इससे अक्ष से एक्स डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। इससे आगे अपन चलते हैं बी एक्स कर्व ऑफ सर्कुलर कोइल। सर्कुलर कोइल का मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ जो कर्व आता है ना वो कुछ इस टाइप से आता है। देखो इस टाइप का ग्राफ आता है, इधर -r/2 इधर +r/2, x इक्वल्स टू 0 पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होता है। कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ
करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क, कोई भी करंट कैरिंग यहाँ पे आपको सर्कुलर आर्क दिखाई दे रही है, कोई भी सर्कुलर आर्क दिखाई दे रही है, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। देखो आपको क्या करना है, म्यू नोट आई अपॉन 4πr कर देना है। अब ये एंगल कितने का बन रहा है ना, उसको रेडियन में लिख देना 4πr। जैसे मान लो ये एंगल जो है ना कितने का बन रहा है, मान लो 180 का बन रहा है, तो 180 को लिखेंगे पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, म्यू नोट आई अपॉन 4r, इसका सही जवाब हो जाएगा। 360 का कर देंगे ना, मान लो पूरा ही सर्किल बन रहा है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 2π। तो देखो पाई से पाई गया, 2 से 2, तो म्यू नोट आई अपॉन 2r, तो ये पट गया है अपन सर्कुलर कोयल के कारण। उस हिसाब से अपन सारे वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे। इसके बाद में आता है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स का जो सर्किटल लॉ है वो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नोट आई, म्यू नोट इंटू समेशन आई। यहाँ पे समेशन आई क्या है, टोटल करंट इनक्लोज थ्रू द लूप। देखो इसको, इसका स्टेटमेंट क्या होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नोट टाइम्स टू द टोटल करंट इनक्लोज बाय द करंट कैरिंग लूप। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है, उसके कारण जो ना मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। देखो सबसे पहले ग्राफ दे रखा है, ग्राफ को समझने से पहले देखो इसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है सिलेंडर के बाहर में है आपका मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट है ना जिस पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड का, दूसरा इसके सरफेस पे, तीसरा इसके अंदर है। तो देखो सिलेंडर के जो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नोट आई अपॉन 2πr है, सिलेंडर की सरफेस पे कितना है, म्यू नोट आई अपॉन कैपिटल 2πr है। इसके बाद में अंदर जो है ना मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये सबसे खतरनाक है, म्यू नोट आई आर बटे 2πr², म्यू नोट का आई आर बटे 2π, आर बराबर 0 करोगे तो अक्ष पे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 ही होता है। किसकी वजह से, सिलेंडर, सॉलिड सिलेंड्रिकल जो वायर है उसके अक्ष पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। अब अपन बात करें होलो सिलेंडर, होलो सिलेंड्रिकल वायर, होलो सिलेंड्रिकल जो वायर है उसके कारण देखो मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये एक तो ये बाहर है, एक तो क्या है बाहर है, दूसरा पॉइंट सरफेस पे है, तीसरा अंदर है। अब देखो यहाँ पे जब r इज ग्रेटर देन b, मतलब आउटर रेडियस b है, इनर रेडियस a है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो ना बाहर कितना होगा, म्यू नोट आई अपॉन 2πr। जब मैग्नेटिक फील्ड जो पट्टी का है ना, इन आउटर और इनर सरफेस की, ये देखो ये दोनों के बीच का है, ये पट्टी का 2 नंबर वाला, तो यहाँ पे क्या होगा देखो मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू नोट आई अपॉन 2πr, तो ऐसे कैसे, r² माइनस a² बटे b² माइनस a², म्यू नोट आई अपॉन 2πr, r² माइनस a² b² माइनस a², r बराबर b करोगे आप तो म्यू नोट आई अपॉन 2πb, और r बराबर a करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। देखो ऐसी जो पट्टी का होती है ना, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, r बराबर 0 पर भी क्या होता है, 0 होता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का जो एक्सियल पॉइंट है उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखो इनफाइनाइट लेंथ की कोई सोलेनॉइड है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा b बराबर म्यू नोट एन आई, बाहर क्या होगा, 0 होगा, एंड पॉइंट पे क्या होगा, म्यू नोट एन आई डिवाइडेड बाई 2। देखो इनफाइनाइट लेंथ की कोई सोलेनॉइड है तो अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नोट एन आई, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न देगा, लेंथ देगा, तो उससे आप एन निकाल लेंगे ना। तो बीन अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नोट एन आई, बाहर कितना 0, और बी एंड पे कितना है, म्यू नोट एन आई डिवाइडेड बाई 2। अब देखो फाइनाइट लेंथ की कोई आपको सोलेनॉइड दिख रही है तो इसके है ना यहाँ पे पी पॉइंट है, इससे यहाँ पे देखो इस हिसाब से आपको सोलेनॉइड बनानी है। देखो इस हिसाब से आपको सोलेनॉइड बनानी है ऐसे। देखो यहाँ पे ये जो θ1 एंगल यहाँ से है और θ2 एंगल भी इस पॉइंट इधर से ही है ना, तब तो आपको
म्यू नोट एन आई डिवाइडेड बाई 2 कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। बी पी बराबर म्यू नोट एन आई डिवाइडेड बाई 2 कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। बी पी बराबर म्यू नोट एन आई डिवाइडेड बाई 2 कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। देखो फील्ड इनसाइड ए टोरॉइड, एक टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी बराबर म्यू नोट एन आई होता है। लेकिन यहाँ पे एन की जो वैल्यू होती है ना, देखो एन की जो वैल्यू होती है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट सरकमफेरेंस कह सकते हैं, एन बटे 2 पाई आर, आर मीन, और आर मीन जो है ना इंटरनल रेडियस और आउटर जो रेडियस है उसका क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड, वो एवरेज लेंगे। तो देखो यहाँ पे R1 इंटरनल रेडियस है और आउटर रेडियस आपको दिख रही है। देखो यहाँ पे अपन देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगी एफ एम बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। यहाँ पे एफ जो है ना, एफ एम जो है ना वी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है, बी वेक्टर के भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाया जाता है। तो इसकी देखो मैग्नीट्यूड जो है ना, मैग्नीट्यूड फॉर्म की बात करी जाए तो एफ बराबर क्यू वी बी, थीटा की वैल्यू 90 लोगे तो एफ बराबर क्यू वी बी मैक्सिमम होगा, थीटा की वैल्यू 0 और 180 लोगे तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि इसकी मिनिमम वैल्यू है। देखो मैग्नेट मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म फील्ड, कोई चार्ज पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो यदि देखो बी और बी के बीच का एंगल जो है ना 90 डिग्री है तो ये सर्कुलर मोशन करेगा। उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक जो फोर्स है ना वो किसका काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा, क्यू वी बराबर एम वी स्क्वायर बटे आर। तो देखो आपका जो मैग्नेटिक जो फोर्स है इसको सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ में मूव कराएगा। तो यहाँ से देखो क्यू वी बी बराबर एम वी स्क्वायर बटे आर, तो वी से एक वी कैंसिल कर देंगे तो देखो आर की जो वैल्यू आ जाएगी एम वी बटे क्यू बी आ जाएगी, क्या जाएगी, एम वी बटे क्यू बी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो देखो आर बराबर एम वी बटे क्यू बी। अब यहाँ से देखो एम वी को है ना पी बराबर एम ई होता है, और आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऐसे पढ़ा होगा, ई के बराबर होता है, सॉरी ई के बराबर होता है पी स्क्वायर बाई 2m। तो p बराबर करेंगे ना तो √2m ही आके आ जाएगा। और यहाँ पे ई के काइनेटिक एनर्जी है ना, इसको q इंटू वी भी लिख सकते हैं। जैसे कोई काइनेटिक एनर्जी है, कोई चार्ज है, उसको यहाँ पे v पोटेंशियल डिफरेंस है तो E बराबर क्यू वी होता है। तो ई के की जगह रखेंगे क्यू वी, तो ऐसे भी रख सकते हैं ना। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड जो होता है ना t बराबर होता है 2 पाई समय बराबर दूरी, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम, 2 पाई आर बटे, ये तो समय हो गया, बटे दूरी, सॉरी समय बराबर दूरी बटे 4 वी। अब देखो यहाँ पे आर की जो वैल्यू है ना एम वी बटे क्यू बी रखोगे, एम वी बटे क्यू बी रखोगे तो वी से तो वी कैंसिल हो गया, तो 2 पाई एम बटे क्यू बी, 2 पाई एम बटे क्यू बी आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी करोगे तो इसका उल्टा कर देंगे, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, 2 पाई एम। अब काइनेटिक एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, देखो यहाँ से है ना, देखो ये P निकाल लो, अब P बराबर हो जाएगा क्यू बी आर, क्यू बी स्मॉल आर। तो देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना हो जाएगा, ई के बराबर पी स्क्वायर बाई 2m, तो क्यू बी आर का स्क्वायर बाई 2m। देखो ये बात हो गई। देखो मोशन ऑफ चार्ज, ये तो 90 का केस हो गया, मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म फील्ड एट एनी एंगल एक्सेप्ट 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। तो जो पाथ होगा ना वो क्या होगा, हेलिकल पाथ होगा। जैसे स्प्रिंग की जो होती है ना, जैसे स्प्रिंग ऐसे 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 होती है, इस पाथ को अपन हेलिकल बोलते हैं। इस कंडीशन में रेडियस ऑफ हेलिकल जो पाथ होगी ना, आर बराबर एम वी साइन थीटा बटे क्यू बी। देखो इसको जो हेलिकल जो पाथ है उसमें मूव कौन कराएगा, रेडियस मतलब सर्कुलर पाथ की तो होती है, तो एम वी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट, इसको एम वी साइन थीटा, एम वी बटे क्यू बी, एम वी परपेंडिकुलर, तो वी परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होती है ना साइन थीटा होती है, और पैरेलल की वैल्यू होती है कोस थीटा। और टाइम पीरियड जो जाएगा ना, वही टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी रहेगा।
पिच ऑफ हेलिकल पाथ, देखो जैसे मान लो ऐसे ऐसे हो रहे हैं, तो दो स्प्रिंग को दो रोटेशन, जैसे दो कॉन्जुगेट, देखो एक तो जैसे मान लो ऐसे रोटेशन हो रही है, तो इसके और इसके बीच की जो ये दो जो दूरी होती है इसको पिच बोलते हैं। और इसको लीनियर मोशन कौन करा रहा है, इसका जो है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करा रहा है। तो v cos थीटा v पैरेलल इंटू टी करेंगे, तो v पैरेलल की तो वैल्यू जाएगी। पिच क्या होती है, पिच मतलब एक कंप्लीट रोटेशन में जो चली गई जो दूरी है उसको पिच बोलते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कंप्लीट रोटेशन उसको बोलते हैं पिच। तो वो v पैरेलल इंटू टी, तो पैरेलल की वैल्यू होती है v cos थीटा, टी की वैल्यू 2πm/q भी रख देंगे ना। इसके बाद में यदि कोई पार्टिकल जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, देखो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ई वेक्टर एंड बी वेक्टर ऑन मूविंग चार्ज, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह सकते हैं, लोरेंज फोर्स कह सकते हैं। एफ लोरेंज इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिक की वजह से तो क्यू ई वेक्टर और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखो इसके बाद में अपन बात करते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, या कह सकते हैं कंडक्टर। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर, तो स्ट्रेट जो वायर है उस पर तो हो जाएगा एफ एम बराबर आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जैसे कोई भी आर्बिट्रेरी वायर आप लोगे, आर्बिट्रेरी जो वायर है उसको आप लोगे, तो एफ एम बराबर एल आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पे जो ना एल जो है ना ये इफेक्टिव लेंथ है। जैसे मान लो ऐसे ये पूरी लेंथ नहीं आएगी, केवल ये इफेक्टिव लेंथ कौन सी है, यही आएगी। इसके बाद में मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर, दो लंबे पैरेलल वायर्स हैं उसके बीच में मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट जो लेंथ है F बराबर म्यू नोट I1 I2 बटे 2πd, F बराबर म्यू नोट I1 I2 बटे 2πd न्यूटन पर मीटर, मतलब प्रति 1 मीटर पे ये होता है फोर्स। दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है। बात और दे रखी है कि अगर पैरेलल करंट है, करंट कैसे हैं, पैरेलल करंट्स हैं तो अट्रैक्शन होगा, और एंटी पैरेलल करंट है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। देखो नेक्स्ट टॉपिक आपके स्क्रीन पे है कि मैग्नेटिक टॉर्क ऑन ए क्लोज्ड करंट सर्किट। टॉर्क कितना लगता है करंट, क्लोज्ड करंट सर्किट पे, तो टो बराबर होता है NIA वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखो एन, ये I इंटू ए जो है ना इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न n है तो NI हो जाएगा, तो इसको m वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ना, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल Q इंटू डी होता है, ये होता है I। Q की जगह तो अपन लेंगे करंट I और D की जगह लेंगे एरिया। तो m वेक्टर इक्वल्स टू NIA, तो NIA वेक्टर क्रॉस B, और NIA मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है तो m वेक्टर क्रॉस B, और इसको क्रॉस प्रोडक्ट को खोलेंगे तो बीना साइन थीटा, BINA साइन थीटा, बीना लिखना आपको ना। यहाँ पे देखो लिखा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट I इक्वल्स टू NIA। अब देखो इसमें छोटी छोटी बातें हैं। देखो इससे आगे अपन बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल, तो मैग्नेटिक जो डाइपोल है वो क्या होता है, सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है। जैसे वहाँ पे देखो अपन P वेक्टर बराबर करते हैं ना किसी एक चार्ज इनटू चार्जों के बीच की दूरी, तो वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। अपन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो m वेक्टर बराबर कोई भी जो मैग्नेट है उसके एक जो पोल है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, दोनों पोल के बीच की दूरी कितनी है, उसको ही अपन बोलते हैं मैग्नेटिक पोल। देखो वेयर m इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। देखो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पे आपको पता है वहाँ पे 2 kp कोस थीटा होता है, 2 kp बटे r क्यूब होता है। तो देखो यहाँ पे k की जगह हो जाएगा म्यू नॉट अपन 4 2m बटे r क्यूब, ये तो एक्सियल पॉइंट पे हो गया। अगर आप इक्विटोरियल पर निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड एट इक्विटोरियल पोजीशन, तो सेम टू सेम वहाँ पे kp बटे r क्यूब होता है, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4
m/r³ हो जाएगा। इसके बाद में देखो, अगर आपको किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे निकालना हो, चाहे वो एक्स पे हो चाहे कहीं पे भी हो, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम द डाइपोल मिड पॉइंट एंड मेकिंग एंगल थीटा। तो देखो डायरेक्ट कहीं किसी भी एंगल पे निकालना हो तो μ0/4π ऐसे कैसे m√1+3 cos² θ/r³, b बराबर μ0/4π m√1+3 cos² θ/r³। ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो, टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कोई जो डाइपोल है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हो तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, टो वेक्टर बराबर m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो u वेक्टर बराबर -m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी u वेक्टर बराबर -m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। देखो, इससे आगे अपन बात करते हैं मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर की। तो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, देखो, इट कंसिस्ट ऑफ ए प्लेन कोयल ऑफ मैनी टर्न, एक प्लेन कोयल होती है जिसमें कई टर्न होती है, सस्पेंडेड इन ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, लटकी होती है। When a current is passes through the coil, it experience a torque। जब इस कोयल से करंट पास होता है तो इसको टॉर्क फील होता है ना। Which produces a twist in the suspension, जो इसके सस्पेंशन है उसमें ट्विस्ट पैदा करता है। The deflection is directly proportional to torque, जो डिफ्लेक्शन जो है ना NIAB जो है ना, ये किसके बराबर होगा, टॉर्क। टॉर्क की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, NIAB, ये k थीटा के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे आई जो हो जाएगा यहाँ पे k/NAB, k/NAB ये कांस्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए। k/NAB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो I बराबर k/NAB बटे थीटा। देखो यहाँ पे जो k है ना, इसको इलास्टिक टोरिजन कांस्टेंट ऑफ सस्पेंशन बोलते हैं। k को क्या बोलते हैं, इलास्टिक टोरिजन कांस्टेंट ऑफ सस्पेंशन। यहाँ पे देखो, अब इसको अपन I बराबर c थीटा, देखो k की वैल्यू अपन ने मान ली है c मान लिया, k/NAB जो है ना इसको अपन ने c कांस्टेंट मान लिया, और ये गैल्वेनोमीटर के लिए क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये हो गया मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रोटेटिंग चार्ज, रोटेटिंग जो चार्ज है उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। इफ़ ए चार्ज q इज रोटेटिंग एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इट्स इक्विवेलेंट करंट इज। देखो, कोई चार्ज है कोई सर्कुलर लूप में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट करंट कितना होगा, I बराबर देखो q/t होता है, q/t, एक कंप्लीट रोटेशन में टाइम लगे। तो t की वैल्यू आपको पता है टाइम पीरियड की 2π/ω, तो 2π/ω ओमेगा ऊपर चला जाएगा। तो करंट की वैल्यू हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है, देखो मैग्नेटिक मोमेंट अभी हमने पढ़ा है m बराबर होता है I × a। तो देखो I तो अभी आ गया q बटे ऐसे आया था ना कुछ, q/2π, और पाई ऐसे कैसे रह जाएगा, देखो मैग्नेटिक मोमेंट I × a, तो I की वैल्यू जाएगा q/2π, a की वैल्यू होती है πr², तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, q/r² बटे 2, q/r², तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। और देखो मैग्नेटिक मोमेंट, देखो यहाँ पे देखो, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड जायरो मैग्नेटिक रेशियो ऑफ ए यूनिफॉर्म रोटेटिंग ऑब्जेक्ट विच इज चार्ज यूनिफॉर्मली इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। देखो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर जो मोमेंट का जो रेशियो होता है ना, वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, जायरो मैग्नेटिक रेशियो कहते हैं ना। और ये क्या होता है, विच इज, देखो ऑफ ए यूनिफॉर्म रोटेटिंग ऑब्जेक्ट चार्ज यूनिफॉर्मली इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। जायरो मैग्नेटिक जो रेशियो होता है ना, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इक्वल्स टू हाफ ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। वो स्पेसिफिक चार्ज का क्या होता है, आधा होता है जायरो मैग्नेटिक रेशियो।
मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंट का जो रेशियो होता है ना उसको जायरोमैग्नेटिक रेशियो कहते हैं, और वो स्पेसिफिक चार्ज का क्या होता है, आधा होता है। तो m/l करोगे ना तो q/2m आ जाएगा, स्पेसिफिक चार्ज का आ जाएगा। देखो यहाँ से आप देख सकते हो m की वैल्यू तो अभी अभी आई थी, q ओमेगा सॉरी अभी अभी आया था ना यहाँ पे, देखो 1/2 q ओमेगा r स्क्वायर, 1/2 q ओमेगा r स्क्वायर अपॉन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, m ओमेगा r। तो देखो ओमेगा से ओमेगा, r से ओमेगा, हाँ m ओमेगा r स्क्वायर होता है कुछ ऐसे ना, तो r स्क्वायर गया तो q/2m बचेगा। तो यही यहाँ पे ऐसे कैसे। आगे अपन बात कर रहे हैं अर्थ मैग्नेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान लो B टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ अर्थ दैट एट पॉइंट। देखो अर्थ मैग्नेट टोटल जो मैग्नेटिक इंडक्शन है अर्थ का वो कितना है, B है। अब देखो पॉइंट P पे, कोई भी पॉइंट पे मान लेते हैं, V है ना इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ B इन मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन कितना होता है, B साइन थीटा। देखो वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा वाला ही होता है, और हॉरिजेंटल जो होता है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ B इन द मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेट क्या हो जाएगा, प्लेन क्या हो जाएगा, B cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर इन मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन B साइन थीटा, BH मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ B इन मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन B cos थीटा। और B वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजेंटल कंपोनेंट का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के बराबर जाएगा। अब देखो कुछ छोटी छोटी टर्म्स है यहाँ पे। देखो वर्तमान में इसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की जगह इसको मैग्नेटाइजेशन ही बोलते हैं। I बराबर मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट जैसे वहाँ पे होता है ना पोलराइजेशन, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन, वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन, ये होता है ना। और मैग्नेटिक जो एक मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है H बराबर होता है H बराबर होता है B/μ, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक परमेबिलिटी का जो रेशो होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। और ये हो जाएगा B बराबर हो जाएगा μH, ऐसे कर सकते हैं। अब देखो B बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा μH। अब देखो एक चीज़ और आती है यहाँ पे ना ये जो मैग्नेटिक जो इंटेंसिटी है इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं Bm/μ0। तो Bm बराबर μ0 × I ऐसे हो जाएगा। अब इसके अलावा देखो ये जो मैग्नेटिक जो फील्ड है इसको अपन है ना मैग्नेटिक जो इंटेंसिटी है ना B बराबर मैग्नेटिक इंटेंसिटी H बराबर होता है B/μ0 होती है ना। अब जैसे टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना B एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस B मैग्नेटाइज मैग्नेटिक फील्ड, तो B0 जो है ना इसको तो अपन लिख सकते हैं μ0H। और देखो Bm की जो वैल्यू अभी आई थी आपको ना μ0I, देखो I बराबर Bm/μ0 किया था, तो μ0 कॉमन लेंगे ना तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0, तो ऐसे कैसे H प्लस I। अब इसमें है ना H कॉमन ले लेंगे मैग्नेटिक जो परमेबिलिटी होती है ना ये μ बराबर B/H होती है। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का जो रेशियो होता है उसको मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोलते हैं ना। और मैग्नेटिक जो ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का जो रेशियो है I/H, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब देखो यहाँ पे है ना एक रिलेशन आया था ना, अब देखो B बराबर μ0H प्लस I, अभी हमने निकाला ये रिलेशन है ना। तो इसमें H को कॉमन लेंगे ना
एच का भाग देंगे तो देखो बी बाई एच बराबर देखो म्यू नोट 1 प्लस आई बाई एच, 1 प्लस आई बाई एच। तो ये देखो बी बाई एच जो है ना ये तो हो जाएगा म्यू बराबर म्यू नोट 1 प्लस आई बाई एच जो है ना काई, ये हो जाएगा। तो ये म्यू नोट इसमें भाग लगेगा ना, तो ये आ जाएगा म्यू आर 1 प्लस काई। तो ये रेशियो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्यूरीज लॉ। क्यूरी का जो नियम है फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, क्यूरी का जो नियम है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए लागू होता है, डायमैग्नेटिक के लिए भी नहीं लागू होता और फेरोमैग्नेटिक के लिए। जो ससेप्टिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2। क्यूरी का नियम क्या कहता है? ससेप्टिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2। और क्यूरी विस लॉ, क्यूरी जो विस का जो नियम वो क्या आता है? फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक जो ससेप्टिबिलिटी है वो डायरेक्टली 1/T माइनस TC के बराबर होती है। फेरोमैग्नेटिक देखो इसमें फेरोमैग्नेटिक क्यूरी विस का नियम फेरोमैग्नेटिक के लिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैग्नेटिक जो ससेप्टिबिलिटी है 1/T माइनस TC की क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। TC इज द क्यूरी टेम्परेचर। देखो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का जो रेशियो होता है वो V²/c² के बराबर होता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और यदि आपको हमारे प्रयास अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।